रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो, मैं हूँ दानिश महाजन। Hi, I am Divya Sharma. Hello, this is Minal Sini. Hi, this is RJ Naresh. नमस्कार, मैं हूँ पुनीत सोनी। हम आ रहे हैं गुड़गांव में रेडियो रन कन्वेंशन और उड़ान एडल के ग्रैंड फिनाले के लिए। हमें रहेगा आपका इंतजार। और आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का शो बेहद खास है और हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं बैंकिंग सेक्टर को और एक्सेसिबल बनाने के लिए। ये गाइडलाइंस क्या हैं? आप लोगों ने बार बार फोन करके कहा कि आप इस पे शो करें, कि बताएं क्या इससे पहले जो गाइडलाइंस थी उससे ये कोलैबोरेट कर रही है या इसमें कुछ नया है, क्या बातें हैं और क्या इसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है। तो इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ जोश सर हैं, फाउंडर्स कोर फाउंडेशन के। इन्होंने ही पटिशन इनिशिएट की थी बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने की। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, उसकी हम बात करेंगे। राहुल है, सेक्रेटरी विविवा, राहुल गंभीर है हमारे साथ। और अमर जैन है, एक्सेस लॉयर एंड एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल। तीनों से आप परिचित हैं। आप तीनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया गणेश। जोश सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपने क्यों ये पटिशन फाइल की थी और बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इस गाइडलाइन तक आने की। करीब 4 साल पहले, कोविड से पहले, मैं एक डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में पेट्रोल भर रहा था अपनी गाड़ी में। एंड पेमेंट का जब वक्त आया तो उन्होंने पूछा कि मैं किस प्रकार से पेमेंट करूंगा। तो मैंने कहा कार्ड। तो उन्होंने अपना जो पीओएस मशीन है वो लेके आए और पहली बार देखा कि ये वो बटन वाला पीओएस मशीन नहीं था, ये टच स्क्रीन था। तो मैंने कहा कि ये मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पिन बोलिए, मैं पिन डाल दूंगा। तो मैंने बोला कि फिर ये पिन रखने का फायदा क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने ड्राइवर को पिन बोल दीजिए, वो डालेगा। तो मैंने बोला ये हो नहीं सकता। सो फॉर्चुनेटली उनके पास एक दूसरा मशीन भी था, पुराना वाला, जो उन्होंने लेके आया और उस बार का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर मैं घर जाके मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा इस बारे में, अबाउट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं। हमारे ब्लाइंड लोगों को स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है। तो ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो कोई मुश्किल नहीं पेश करना चाहिए। पर जो बैंक में एप्स डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स, पोर्टल्स डेवलप करते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो ही मुझे समझ में आया। तो मैंने ये आर्टिकल लिखा और मेरा एक लॉयर फ्रेंड ने वो आर्टिकल पढ़ा और मुझे फ़ोन करके कहा कि चलो यार, हम लोग एक PIL एक केस फाइल करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वो रहा ये इस कहानी का शुरुआत। एंड जब केस की सुनवाई हुआ तो हमें यह भी महसूस हुआ कि ब्लाइंड ग्रेजुएट फेलोशिप और फिर ये AICB और फिर एक देहरादून से एक वकील है, वो भी कुछ अलाइड इश्यूज पे केस डाला था। तो सारे केस एक साथ क्लब किया गया। और हर बार ये जो देहरादून का वकील है वो कह रहे थे कि हमारा जो करेंसी नोट्स है वो स्पेशली 50 रुपी नोट्स पे लगा हुआ था वो। तो हमेशा कहता था कि करेंसी नोट्स को आपको एक्सेसिबल करना है। और इट वाज एक्चुअली डाइवर्टिंग द इशू फ्रॉम द मेन थिंग्स। बस आज के तारीख में 2014 या 15 में एक डिमोनेटाइजेशन हुआ है हमारे कंट्री में। तो करेंसी नोट्स को चेंज करना उतनी आसान बात नहीं है, बट डिजिटल एक्सेस देना जरूर मुमकिन है। वेदर इट इज वॉलेट्स, वेदर इट इज apps, whether it is portals, whether it is these GPay, Paytm and that kind of stuff, ये सब और POS machines, ATMs, ये सब टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल और वो डेफिनेटली एक्सेसिबल हो सकता है। RPWD ने वेरी क्लियरली कहा था कि एक रूल उसमें था कि मेरे ख्याल से 2018 या 19 तक देश के सारे ATM शुड बी एक्सेसिबल। मैं रहता हूँ नोएडा, मेरे ऑफिस है लाजपत नगर, वहां पर कोई भी ऐसा ATM नहीं है जो एक्सेसिबल है। सो ये
जैसे मूवीज में भी दिख रहा था, तारीख, एक केस का सुनवाई हुआ, उसके बाद दूसरा तारीख दिया जाता है, फिर सुनवाई हुआ, फिर तारीख दिया जाता है। सो 2000, अभी हम लोग 24 में है, 2022 में मेरे ख्याल से मैंने अपने लॉयर से कहा कि इंस्पायर्ड बाय लेनी फेनगोल्ड, I said, let's look at structured negotiation and let's actually, जो अलग-अलग stakeholders हैं उनको एक टेबल के चारों तरफ बिठा के let's discuss and arrive at a guidelines which then can be released as a direction for banking systems to be accessible. तो judge thought it was a great idea and उन्होंने एक high powered committee क्रिएट किया। वो बालाकृष्णन उसका जो आईआईटी के प्रोफेसर है, ही वाज द चेयर, एंड आईआईटी के एक दो और प्रोफेसर्स थे, और फिर अमर जैन, मैं, और फिर जब उन्होंने सरकार का रिप्रेजेंटेशन देखा तो दे सेंट, मीनिंग आई हैव नथिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बट दे सेंट अ नोबडी हु हैड no real say in the ministry. But there were 2-3 people from RBI who were fairly senior, and we thought that was a good move. So हमने कई बार we met on Zoom, and I think we came up with a set of guidelines which was submitted to the court, I think in February or March of 2023. I think dates I'm not very sure because काफी चीजें हो रहे हैं, but that was the thing. And I think Amar was telling me that ये जो बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो गाइडलाइंस निकला है, it has covered some of the points which were there in our recommendations. राइट, वो सब तो है, लेकिन जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई है गाइडलाइंस वहां पे साइलेंट है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अमर, हमारे लिसनर्स को आप समझाएं सरल शब्दों में, क्योंकि इसमें टेक्निकल लैंग्वेज होती है जब भी गाइडलाइंस आती हैं, लोगों के लिए समझाएं कि इस गाइडलाइन में नया क्या है जो पुरानी गाइडलाइंस में नहीं था, तो क्या कहती हैं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरफ के पॉइंट्स हमारे लिसनर्स को समझाएं। दानिश, इससे पहले अगर आपकी इजाजत तो मैं आपके पहले वाले सवाल पे जाना चाहूंगा। जी, थोड़ा सा मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा जॉर्ज सर ने जो अभी तक बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2016 में, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब हमने ये देखा कि पुराने जो 1000 के नोट थे वो बंद हुए और पुराने नोटों को हटा के नए नोट लाए गए। उस टाइम से, और मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं डिसाइड्स कॉर्पोरेट लॉयर, एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल, और इस कमिटी में वन ऑफ द मेंबर्स अलोंग विद जॉर्ज सर के अलावा मैं यहाँ पे ब्लाइंड ग्रेजुएट फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज उनका केस जो है वो मैं और मेरी एक काबिल लॉयर हैं इलाशील, हम लोग मिलके उसको हैंडल कर रहे हैं। तो हुआ ये कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो काफी सारे लोगों की कंप्लेंट्स आने लगी कि हम लोग बिजनेस ओनर्स हैं, कोई टेलर था, शॉपकीपर था, कोई डे टू डे जो ट्रांजैक्शन कैश में करते थे, किराना खरीदना, सब्जी खरीदना, लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि आप नई करेंसी को पहचान नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम से हमने बीजीएफआई की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशंस देना चालू किया आरबीआई गवर्नर को, डेप्यूटी गवर्नर को। हमारी कुछ मीटिंग्स भी हुई करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, डेप्यूटी गवर्नर के साथ। बीपी कानूंगो उस टाइम डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे, जो उस टाइम करेंसी और इनको संभाल रहे थे, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद में एक और डेवलपमेंट हुआ जो हमारे फेवर में गया, जिसमें नंदन निलेकानी साहब की एक कमेटी बनी थी आरबीआई की तरफ से, जो ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। तो हमने ये कहा था कि करेंसी तो इनएक्सेसिबल ऑलरेडी हो गई है, और जैसा कि जॉर्ज सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि करेंसी को चेंज करने में बहुत वक्त लग जाएगा, पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स भी एक्सेसिबल नहीं थे। मतलब आप मोबाइल वॉलेट्स उठा के देख लीजिए, आप एटीएम मशीन्स उठा के देख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस देख लीजिए, सेल्फ सर्विस मशीन्स, चाहे आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीन हो, कैश डिपॉजिट मशीन हो, कैश रिसाइकलर्स हो, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं था। तो हमने जब ये सब रियलाइज करा तो नंदन निलेकानी साहब की जो कमिटी बनी थी उसमें इनफैक्ट बीजीएफआई ने भी, मैंने भी, आसिफ इकबाल जो अपनी पीडब्ल्यूसी में काम करते हैं, उनसे अपने रिकमेंडेशंस दी थी, जो कमेटी में इंक्लूड भी हुई बकायदा, कि कैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। मीनवाइल एआईसीबी ने 2017 में पिटिशन फाइल कर दिया था, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, और उसके बाद रोहित दांडियाल का, जैसा सर ने बताया, जो देहरादून के लॉयर हैं और जो मतलब दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने
बार बार कोर्ट का अटेंशन इसी तरफ डाइवर्ट किया कि 50 का करेंसी एक्सेसिबल बनाइए, क्योंकि 50 रुपए का नोट एक्सेसिबल नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। और फिर जब जॉर्ज सर का मैटर आया तो इनफैक्ट जो बीजीएफआई ने ऑलरेडी अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन में जो चीजें हाईलाइट करी थी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स एक्सेसिबल नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस एक्सेसिबल नहीं है, एटीएम्स एक्सेसिबल नहीं है, और जब जॉर्ज सर ने ये केस फाइल किया तो हमारे पूरे केस को एक बहुत अच्छी जो एग्जिस्टिंग केसेस थे उनको भी एक बहुत अच्छी एनर्जी मिली, इन द सेंस कि हियर वी हैड अ पिटिशनर हु हैड रियल लाइफ सिचुएशन कि सर पेट्रोल पंप गए और उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड फिर जब ये स्ट्रेटेजिक मूव लिया सर ने कि हम कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कराते हैं ताकि हम एक्सपर्ट कमिटी की रिकमेंडेशंस, क्योंकि कोर्ट जनरली क्या होता है कि जब आप एज ए पिटिशनर और रिस्पोंडेंट जाते हैं तो आपकी कई बार रिकमेंडेशंस कोर्ट डिपेंड करता है, गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स देती है, आरबीआई क्या रिस्पॉन्स देती है, कोर्ट कई बार कंस्ट्रेंट्स के कारण इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। पर जब एक एक्सपर्ट कमिटी की रिकमेंडेशन जाती है कोर्ट यूजुअली उसको डाउट नहीं करता है, और उसको जनरली वो मानते हैं कि कोर्ट, क्योंकि सबका फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है तो कोर्ट मानते हैं कि इसकी बाइंडिंग अथॉरिटी और फोर्स ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कमिटी ये गाइडलाइंस निकली। अब इसमें मैं आपको, अब आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि इस गाइडलाइंस में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन इससे पहले लोगों को एक चीज बताना और इम्पोर्टेंट ये है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ऑलरेडी आईसीटी को लेके, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेके ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स थे। पर जैसा कि आपने भी कहा और हमने भी इस एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि वो आईसीटी स्टैंडर्ड्स उस वक्त जो थे, जो 2021 के पहले आईसीटी स्टैंडर्ड्स जो थे, गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वो काफी सारी चीजों को केटर नहीं करता था, जैसे कि एटीएम मशीन्स हो गई, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हो गए, उस टाइप की चीजों को कवर नहीं करता था। उसके बाद में 2021 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड्स आए थे एक्सेसिबिलिटी को लेके, वो काफी ब्रॉड थे, लेकिन उनको नोटिफाई तब तक, इन्फोर्स तब तक नहीं किया जा सकता था अगेंस्ट आरबीआई एंड बैंक्स जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी तरफ से कोई गाइडलाइंस इशू ना करे, क्योंकि जो रूल्स हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जिसे कहते हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए, जिसके अंदर सरकारी मिनिस्ट्रीज का क्या क्या फंक्शन है वो डिफाइंड होता है, तो अगर आरबीआई को ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना था तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आना जरूरी था, वो नहीं आया था। तो इस कमेटी रिपोर्ट के अंदर हमने उस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करा था और एज अ रिजल्ट की ये गाइडलाइंस निकली। अब इस गाइडलाइंस में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं क्या क्या नेगेटिव्स हैं उसकी क्विकली अगर बात करें, पहली चीज तो इस गाइडलाइन में ये अच्छी हुई कि इन्होंने ये कहा कि हर ब्रांच में एक नोडल ऑफिसर होगा जो कस्टमर्स विद डिसेबिलिटीज के मैटर्स को लेके, उनकी नीड्स को लेके, एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को लेके अवेयर होगा। और इसमें जो है पीरियोडिक रूप से आपको, मतलब टाइम, समय समय पर आपको ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने होंगे नोडल ऑफिसर्स को और बाकी स्टाफ को, ताकि वो डिसेबिलिटी मैटर्स को लेके अवेयर हो। ये हमारी कमेटी की रिकमेंडेशन थी जो इन्होंने एक्सेप्ट करी थी। दूसरी चीज हमने ये कही थी कि मतलब आईसीटी को लेके क्या एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो भी इसमें क्लियरली कहा गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बहुत प्रोग्रेसिव स्टैंडर्ड्स हैं और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैमाने पे काफी खरे उतरते हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है। एटलीस्ट आईसीटी का मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ। फिजिकल में ऑफकोर्स अभी भी लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट डिजिटल में काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं इन्होंने। तीसरी चीज जो इस कमिटी की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन था वो ये था कि कस्टमर सर्विसेज कमिटी हर बैंक में एक होती है जो ये देखती है कि कस्टमर्स को जो सर्विसेज मिल रही है वो अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो भी इस कमेटी का रिकमेंडेशन था जो इस गाइडलाइंस में एक्सेप्ट किया गया। चौथी चीज जो हमने कही थी कि एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए हर बैंक को जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, वो भी इस कमेटी इस गाइडलाइंस में इंक्लूड किया गया। और पांचवी चीज इन्होंने जो करी वो ये करी कि इन्होंने ये कहा कि आरबीआई को ये पावर दे दी गई कि बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी को लेके जितनी भी एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या स्टैंडर्ड्स आपको इशू करने हैं उसकी पावर जो है आरबीआई को दे दी गई। ये तो इस गाइडलाइंस के कुछ पॉजिटिव्स हुए। अब इसमें नेगेटिव क्या क्या हुआ? इसमें नेगेटिव एक तो ये हुआ कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस गाइडलाइंस में सभी डिसेबिलिटीज को फैक्टर नहीं किया गया।
इस गाइडलाइंस को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, इन 3 पे बहुत फोकस किया गया है। पर लर्निंग डिसेबिलिटीज, इनविजिबल डिसेबिलिटीज, उनकी प्रॉब्लम्स पे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, गार्डियनशिप वाले जो इश्यूज होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज के केस में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के केस में, ऐसे कई इश्यूज पे इन गाइडलाइंस ने कुछ नहीं कहा। ये गाइडलाइंस साइलेंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रे एरिया जो अभी भी इन गाइडलाइंस में है वो ये है कि जो जॉर्ज सर का केस था और जो हमारे केस में भी इंक्लूडेड था कि जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस यानी कि जो कार्ड मशीन्स होती हैं जो हम दुकान पे जाके कार्ड स्वाइप करते हैं, उनको एक्सेसिबल बनाने की बात तो की गई है, लेकिन उनके एक्सेसिबिलिटी में क्या फीचर्स होने चाहिए उस बारे में हार्डली कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अगर आप उस गाइडलाइन का ऊपर का हिस्सा पढ़ेंगे, उससे उस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर का हिस्सा, तो वहां पे कहा गया है कि ये सारे डिवाइसेस एटीएम की कैटेगरी में है, तो उनको लेकर के कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। बट जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है कि टच स्क्रीन्स वाले डिवाइसेस को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाएगा, उसका सोल्यूशन इन गाइडलाइंस में नहीं दिया गया है। पर उसको सॉल्व करने का जो तरीका वो ये होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड्स को अगर आपने कंप्लाई कर लिया हार्डवेयर प्रोड्यूस करते टाइम, तो वो उन गाइडलाइंस वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसका दूसरा अगला नेगेटिव जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी अपनी कमिटी रिपोर्ट में कि आपके जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं फ्यूचर में, चाहे वो आईटी पॉलिसी हो, चाहे वो एचआर पॉलिसी हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, हर पॉलिसी में एक्सेसिबिलिटी और डिसेबिलिटी इंक्लूजन को एज अ कंपोनेंट शामिल किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने किसी एक डिपार्टमेंट को या किसी एक पॉलिसी स्टेक होल्डर को दे दिया तो कभी भी अक्रॉस द बैंक को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक चीज जो हमें अब देखनी होगी कि ये गाइडलाइंस केवल बैंक्स को एड्रेस करती है, केवल बैंक्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। और एक और पॉइंट हमने जो इसमें कहा था, ईज करके एक है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका फुल फॉर्म मैं भूल जाता हूँ, वो शायद राहुल भैया बेटर बता पाएंगे। बट वो गवर्नमेंट का एक एजेंडा है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टारगेट्स दिए गए हैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, और उसमें कहीं भी एक्सेसिबिलिटी एज ए पैरामीटर इंक्लूडेड नहीं है और उस बारे में भी ये गाइडलाइन साइलेंट है। तो ये कुछ इस गाइडलाइन के प्लस और माइनसेस हैं जो केवाईसी पे भी साइलेंट है। केवाईसी पे भी बिल्कुल, केवाईसी और वीडियो केवाईसी, ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी पे भी ये गाइडलाइन साइलेंट है। चेक क्लियरेंस कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के फॉलो होने चाहिए उस पे भी ये गाइडलाइन साइलेंट है। तो काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे इन गाइडलाइंस में काफी कुछ नहीं कहा गया है। राइट। राहुल, क्या स्टैंड है बीबीबी का इसके ऊपर? आप कैसे देखते हैं इन गाइडलाइंस को जो इशू हुई है? जी दानिश, तो मैं अपने दोनों को पैनलिस्ट को सुन रहा था और काफी अच्छे से मेरिट्स और डीमेरिट्स जॉर्ज सर और अमर ने हमें गिनवाए। तो आई विल नॉट रिपीट एनी ऑफ दोज पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, on behalf of Viviva, I would like to appreciate this stand कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट निकाला। अभी तक गाइडलाइंस थे, अगर आप ध्यान दें तो 2006 का जो सीसीपीडी का जजमेंट था, लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट से लेके आईबीए के गाइडलाइंस, और उसके बाद फिर बीच में बीसी एसबीआई ने कुछ निकाला था, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टाइम टू टाइम रीइटरेशन ऑफ गाइडलाइंस आते रहते थे। लेकिन एक अच्छा, उसके बाद आईबीए ने एक सर्विस एक बुकलेट जिसमें सारे गाइडलाइंस कंपाइल्ड, वो भी सारे बैंक्स को अपने वेबसाइट पे होस्ट करने के लिए बोला था। गाइडलाइंस थे लेकिन बिट्स एंड पीसेस में थे, और इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये गाइडलाइंस आने के बाद से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आए हैं, एक अच्छा पुश मिलेगा फॉर डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल बैंकिंग। अभी तक कुछ बैंक्स में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो काम बहुत ही बिट्स और पीसेस में हो रहा था। रीजन बीइंग प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी। इन गाइडलाइंस में जो बेस्ट पार्ट जो अमर ने भी बोला वो यही कि सेक्शन 17802 ISO इंडियन स्टैंडर्ड्स 17802 जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के हैं, उनके ऊपर जो एम्फसाइज किया गया है, that is something which will be very helpful for the banks if banks truly refer to those standards while developing and ensuring accessibility of their branches. इसके अलावा अगर मैं टच करूं जो पॉइंट्स जो मेजरली इसका इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
इन गाइडलाइंस में बात की गई है कि ब्रांच लेवल पर एक ऑफिसर जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा फॉर प्रोवाइडिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. But what I see missing in these guidelines is there should be a contact point in every vertical, right? Banks में different verticals होते हैं. For operations there are different verticals. For operation there is a different vertical. For IT there is a different vertical. Digitization का जो बहुत पुश है आजकल बैंकिंग सेक्टर में, उसके अलग अलग वर्टिकल है. अगर ट्रू सेंस में बैंक्स को अगर इनको इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है तो मेरा ये सोचना है कि सारे वर्टिकल्स में एक एक्सेसिबिलिटी चैंपियन या एक एक्सेसिबिलिटी ऑफिसर आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस गाइडलाइंस की डायरेक्शंस में नहीं. राइट. दूसरा बात हो रही थी ईज रिफॉर्म्स की, एनहांस एक्सेस इन सर्विस एक्सीलेंस, जो कि गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा है टू ट्रांसफॉर्म द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू द डिजिटल बैंक्स, इनटू द डिजिटली इनेबल्ड बैंक्स आई विल से. तो ईज रिफॉर्म्स में हमने थोड़े बहुत देखे इंडिकेटर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, बट दे वर नॉट वेरी इनफ to cater and to develop the seriousness or to make bank to think about developing special capabilities for ensuring accessibility of services. तो ये इसमें मिसिंग है. मैं तो आशा करता हूं कि इन गाइडलाइंस को संज्ञान में लेते हुए DFS ईज का जो नेक्स्ट वर्जन लाए उसमें इसके भी कुछ पैरामीटर्स इंक्लूड करें. राइट. इसके अलावा जो मैं मिसिंग देखता हूं इन गाइडलाइंस में, मैं मिसिंग नहीं कहूंगा, ये एक फर्स्ट ड्राफ्ट है, फर्स्ट बिगिनिंग है. मैं कहूंगा कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि मैं देखता हूं आने वाले टाइम में, वो ये है कि एक्सेसिबल प्रोक्योरमेंट पे ध्यान देने की जरूरत थी, लिखने की जरूरत है आने वाले टाइम में. क्योंकि बैंकों में जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि काफी कुछ वेंडर्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर कंपनीज या IT कंपनीज के थ्रू होता है. बैंक की जो कोर कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस है वो है डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. लेकिन जितनी भी डिजिटल सर्विसेज होती है, जितने भी जो न्यू चेंजेस आते हैं, दोस चेंजेस आर डिजाइन्ड बाय द वेंडर्स, बिग कंपनीज, बट फॉर देम एक्सेसिबिलिटी इज एन आफ्टरथॉट थिंग, राइट? और अगर कुछ एक्सेसिबल मिल भी जाए तो इट इज बाय एक्सीडेंट, इट इज नॉट बाय डिजाइन, राइट? तो एक एक्सेसिबल प्रोक्योरमेंट के ऊपर अगर आने वाले टाइम में ईज में या इन गाइडलाइंस में कुछ ऐड होके आए तो उससे उसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक्सेसिबिलिटी बाय डिजाइन ही हो जाएगी. क्योंकि जब आप प्रोक्योर करेंगे किसी हार्डवेयर को, किसी सॉफ्टवेयर को, तो अपने आप एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा जाए. नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है RFPs के रिगार्डिंग. तो इसमें अगर एक लाइन वो भी एक्सेसिबल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड ही है. अगर RFPs में बहुत क्लैरिटीज के साथ बैंक जब भी कोई नया प्रोजेक्ट करने जाए तो RFP में बहुत क्लियरली लिखे कि हमें ये जो आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे, ये जो हार्डवेयर डिलीवर करेंगे, इट शुड मीट WCAG स्टैंडर्ड्स एंड IS 17802 स्टैंडर्ड्स. तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा. इन गाइडलाइंस में काफी हद तक क्लैरिटी और ध्यान दिया गया है और फिजिकल एक्सेसिबिलिटी. मैं देख रहा था शुरू के जो काफी कंटेंट है वो एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी, ब्रांच प्रेमिसेस के एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करता है. और काफी अच्छी बातें भी लिखी गई हैं, जैसे कि वेबसाइट के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है कि स्किप टू मेन कंटेंट, प्रॉपर ग्राफिक्स, सो एक प्रॉपर ऑल टेक्स्ट टू द ग्राफिक्स. सो एक डेफिनेटली इट्स अ गुड बिगनिंग, बट there is a long way to go, and the major thing which I see is implementation of these guidelines. अभी DFS ने रिलीज कर दी हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है ये बैंकों तक पहुंचेंगी और हम इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में सर्कुलर्स में देखेंगे. तो आप और जो बाकी डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ग्रुप है उनसे यही रहेगा कि वो देखते रहें कि कैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और टाइम टू टाइम इन गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाए, बैंक्स को याद दिलाया जाए और मिनिस्ट्री के साथ भी एक को क्रिएशन या स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन किए जाए कि ईज रिफॉर्म्स में बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी और इन गाइडलाइंस के ऊपर पैरामीटर्स लाए जाएं, जिससे कि बैंक्स की रेटिंग, बैंक्स की रैंकिंग इन एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर्स पर डिसाइड.
राइट एक छोटा सा पॉइंट दानिश, बिफोर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे या किसी भी नेक्स्ट स्पीकर जी। के पास जाए, मैं अपने श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा यहाँ पे हम्म, कि ये गाइडलाइंस केवल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल हैं। अभी भी जो आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं, चाहे पेटीएम, गूगल पे जैसे, फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट्स हैं, या बाकी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जिन्हें हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, जैसे कि पेमेंट गेटवेज हैं, ये सब इन गाइडलाइंस के थ्रू कवर नहीं होते। तो हमें देखना होगा कि आरबीआई उन पे क्या स्टैंड लेती है। मैं इसी पे ही आने वाला था जोश सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो अमर ने बातें बताई, राहुल ने और आप लोगों ने बातें बताई, कमेटियों की रिप्रेजेंटेशन, हर ब्रांच में नोडल ऑफिसर, ये आम लोगों को समझ नहीं आता। उनको चाहिए कि उनके डेली रूटीन के जो काम है, जैसे आपका केस था कि स्वाइप मशीन एक्सेसिबल है या नहीं, मेरे को रोज पेट्रोल डलवाना है, मेरे को ई केवाईसी या वीडियो केवाईसी हर सर्विस के लिए डेली बेसिस पे यूज करनी है, उन चीजों पे। और जैसे अमर ने अभी कहा कि इन्होंने जो आपकी पटिशन थी वो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके थी, बट इन्होंने उसको महदूद कर दिया सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं, जो कस्टमर के होते हैं, इंडिविजुअल के होते हैं, वहां पे ज्यादातर साइलेंस है। ये तो आप जो मेन आपका मोटो था वो तो वहीं का वहीं है, जैसे एक्सेसिबिलिटी की बात हुई नहीं। तो आप अब इन गाइडलाइंस के आने के बाद आप क्या इसे देखते हैं, और क्या अभी लड़ाई और आप लड़ेंगे इसको लेके आगे, या अभी आपका जो फोकस रहेगा वो इम्प्लीमेंटेशन पे रहेगा? एक तो जैसे अमर ने कहा, ये मोबाइल एप्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड द लाइक, जब तक ये इनके गाइडलाइंस के दायरे में नहीं आएगा, I don't think the average man will be happy. So मेरा सोच ये है कि we have given I don't know what the technical word is, but kind of a rejoinder when the first verdict had come 2 weeks ago, before this financial services guidelines had come out. We had given a note to the High Court saying that agreed that there are several things which might not be able to be done right now, but जैसे कि digital wallets, ATMs, internet banking, electronic wallets, यहाँ पर कई ऐसे पोर्टल्स हैं, कई ऐसे वॉलेट्स हैं, कई ऐसे एप्स हैं, कई ऐसे ATMs हैं, सबका एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। तो एक ताजुब की बात ये था कि आई थिंक व्हाइल दिस कमिटी वाज स्टिल वर्किंग, रिजर्व बैंक हैड स्टार्टेड अ हैकाथॉन टू फाइंड सम सॉल्यूशंस टू अ सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जहां पर the accessible solutions are already available, but so the thing is there is a जानकारी का अभाव भी है यहाँ पर। ये बैंक वाले they don't really वो लोग they don't look at the big picture, they try and address small parts of the problem. That is one. Number two, जब आपने ये नोडल ऑफिसर के बारे में कहा and then कस्टमर सर्विसेज वगैरह वगैरह, नाउ ये सभी जो कार्य ऑफिशियल्स हैं, ये लोग सब जब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अंदर आता है, they don't look at him as a professional, they don't look at him as a customer, they look at him as a person who needs help, who and एक दया और एक sympathy के आंखों से देखते हैं। Then this is true in many cases, might not be true across the board, but so जिसके वजह से many very often in the banks also they don't think it's really necessary to make banking accessible, and but the fact of the matter is आपका और से राहुल का, अमर का, मेरा, सभी लोगों का, ब्लाइंड हो या ना हो, हम सबका जो पैसा है वो बैंक में ही जाता है, and we should have the right to use our own money. So you are right, जो मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर अभी कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, but we are hoping that the court will pull their weight continue the fight and continue the fight. That's one. I also wanted to state another thing which happened. This happened in 2019, just before the elections. There were some people who had filed cases regarding accessibility of currency notes and coins, जिसमें ये रोहित दांडियाल भी शामिल था। तो रोहित दांडियाल ने मुझे बुलाया था to actually explain the issues
to Justice Geeta Mittal. So obviously हम लोग सब ने कहा कि करेंसी नोट्स को अभी स्टैंडर्डाइज करना और एक्सेसिबल बनाना is leading to another demonetization और ब्लाइंड लोगों को गाली दिया जाएगा नॉट प्रैक्टिकल, मतलब नॉट प्रैक्टिकल, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज काफी चेंजेस करना पड़ेगा राइट फ्रॉम द ATMs टू वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर. पर जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि हम कॉइन्स को तो बदल सकते हैं, वी कैन मेक द कॉइन्स एक्सेसिबल. और उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि मेक ऑल द कॉइन्स एक्सेसिबल. So 1 rupee, 50 paise, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, 10 rupees, and they came out with a 20 rupee coin also. So रुंगटा साहब और मुझे amicus curiae अपॉइंट किया गया था, and I think in January 2019 the set of coins were there which were perfectly accessible, and March 7 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लॉन्च भी किया. बट आश्चर्य की बात यह है कि अब भी दोस कॉइन्स आर देयर आर सो मेनी इनएक्सेसिबल कॉइन्स. 5 रुपए का कई वर्जन्स हैं, 1 रुपए का कई वर्जन्स हैं, 2 रुपए का कई वर्जन्स हैं. 20 रुपए इज ओके बिकॉज दैट्स द ओनली 20 रुपए का कॉइन, बट 10 रुपए कॉइन ऑल्सो देयर आर डिफरेंट वर्जन. सो दिस एक्सेसिबल सेट ऑफ कॉइन्स जो सरकार ने बनवाया, वो they haven't taken over the market, and they haven't withdrawn the old coins. As a result, हम जैसे लोगों को the confusion still continues, Right. So the implementation is failing on various levels. One is the level of not being conscious कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी, विकलांग व्यक्ति भी हमारे इकोनॉमी के हिस्सा है, और उनको और अगर हमें इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं, then all infrastructure ecosystems have to be made accessible. दूसरी बात यह है कि they don't see us as professionals. They don't see us as human beings. They see us as subhuman beings. And as a result, they are willing to help you. That too, not in a useful way, but they will help you in some way or the other. But you're not progressing. So, and then the implementation is a major issue, because whether it is the RPWD Act, whether it was the PWD Act of 1995, whether it's the UNCRPD when it was launched, whether it was any kind of guidelines, I think implementation has been highly inadequate. Right. अमर, मैं ये समझना चाहता हूँ लोगों की दृष्टि से. देखिए, जब हम कमेटी में होते हैं, एक हमारी थोड़ी सी हमें बोलना भी पड़ता है, हमारी ये डिमांड एक्सेप्टेबल हो गई है, बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन इट. तो हम पिटीशन भी डाली है, थोड़ा हमें लोगों को दिखाना भी होता है, अगर हमने पिटीशन डाली है तो इसके बेनिफिट हुए हैं, तो मेजरली चाहे लोगों को ना दिखे. अब जैसे मैंने बात की कि जो केस था, उसकी केस की टर्मिनोलॉजी थी फाइनेंशियल सर्विसेज, नोट बैंक. जी कोई बाहर रख दिया गया पूरे सीधे तौर पे. जो एवरेज पर्सन की बातें जो जॉर्ज सर ने बात की, उसको कहीं डील नहीं किया गया. कुछ चीजें देखो, नोडल ऑफिसर है, वो किसी भी एम्प्लॉय को बोल देंगे इसी को हमने नोडल बना दिया, अगला तो बनाएंगे नहीं इतनी ब्रांचेस में. जो दैट साउंड्स इम्प्रैक्टिकल. तो समझना मैं ये चाहता हूँ, एक तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट मैं समझना चाहता हूँ वो कितनी लंबी लड़ाई है, और मैं आप लोगों की बातें भी समझ सकता हूँ, क्योंकि यू आर नॉट फाइटिंग ऑन सिंगल फ्रंट. आज आप बैंकिंग के लिए लड़ रहे हो, कल आपको किसी और चीज के लिए लड़ना है. हर डिसेबल्ड को हर इशू के लिए लड़ना पड़ता है, और जब आप लॉयर होते हो तो आपकी जिम्मेवारी डबल हो जाती है. लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में मैं अब ये समझना चाहता हूँ कि इससे हासिल क्या हुआ है. जो ठीक है आपकी रिप्रेजेंटेशन वाली बातें, लेकिन जो डेली लिविंग की चीजें वो वहीं की वहीं खड़ी है. वो कितनी लंबी लड़ाई है, और इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, और क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. बिल्कुल दानिश, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं इनफैक्ट इसी बारे में सोच रहा था कि मैं श्रोताओं को ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस गाइडलाइन से क्या सॉल्व हुआ है और अभी हमारे सामने और क्या क्या चुनौतियां खड़ी है. सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस गाइडलाइन से जो सॉल्व हो सकता है और जो होगा, डेफिनेटली होगा आने वाले 2 से 3 सालों में, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. जो बैंक रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो बैंक का मोबाइल ऐप हो, चाहे वो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो बैंक का ATM मशीन हो, ये 3 क्लियर प्रॉब्लम्स मुझे दिखती हैं जो इन गाइडलाइंस के थ्रू सॉल्व होंगी, क्योंकि हमने राइट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करे हैं और हमने इन सब पे काफी अच्छे से डिटेल में बात करी है. और चौथी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट होगी वो होगी बिल्ट एनवायरनमेंट. अब बिल्ट एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स एक थोड़ा टीडियस टॉपिक है, बिकॉज उसमें
आप कई बार लीज्ड प्रेमाइसेस होती है जहाँ पे आप बैंक बोल देता है कि ओनर तैयार नहीं है चेंजेस करने के लिए, वो सारे इश्यूज अलग होते हैं। बट ब्रॉडली मुझे लगता है ये 3 प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगी। और मुझे उम्मीद ये है कि जो कस्टमर सर्विसेज कमेटी में जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आई होप कि क्वालिटेटिव लोगों को बैंक्स ऑनबोर्ड करें ताकि वो क्वालिटेटिव इनपुट दे पाएं और उनकी बात की सिस्टम में वैल्यू हो। अगर ये होगा तो मुझे उम्मीद है कि बैंकिंग लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कुछ हद तक कर पाएंगे। ये एक पहली चीज मैं कह सकता हूँ। कहाँ हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे बैंक लेवल पे अभी भी, जैसा कि अभी हमने कहा प्रोक्योरमेंट वाला पीस पूरा मिसिंग है। तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है जो अभी चल रहा है, जो जिसको काफी बढ़ावा मिला भी है और काफी आगे आएगा, उस पे इन गाइडलाइंस में अभी भी कुछ नहीं है। तो वो एक आई थिंक अभी भी एरिया है जहाँ पे हमें काफी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो मैं कहूंगा कि बैंक लेवल पे कुछ चीजें सॉल्व होंगी और उन कुछ चीजों को सॉल्व करने में काफी अच्छा सपोर्ट हमें फ्रैंकली बैंक्स जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने जिस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड आई थिंक आप जानना चाहेंगे शायद राहुल गंभीर जी से कि क्या क्या इनिशिएटिव यूनियन बैंक ने लिए हैं। ऐसे अगर हम मार्केट प्लेयर्स, अच्छे मार्केट प्लेयर्स अगर ऐसे इनिशिएटिव्स लेके दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरी बैंक्स के लिए कंपटीशन जनरेट करेगा। अब आपकी जहां तक बात है कि आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसकी प्रॉब्लम्स तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई, तो दानिश इस पूरी फाइट में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। इस फाइट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व थी, जिन्होंने अपना गाइडलाइंस निकाल के अपना प्रॉब्लम एक तरीके से अपने सर पे से हटा लिया। अब इस पूरी जंग में आरबीआई इन्वॉल्व है, जिनको हमको डील करना है। डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व है, जिनकी हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है इन टर्म्स ऑफ कि हमें क्या जरूरत है और क्या उनका रोल होना चाहिए प्रोएक्टिवली। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को कि कैसे एक्सेसिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किए जाते हैं इन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करके। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास जाना पड़ेगा जो बियॉन्ड एटीएम्स, बाकी के जो आज जो हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस एक्सेसिबल नहीं है। बैंक का सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैं लाऊं कहाँ से। आप मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर ऐसा हो जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस एक्सेसिबल बनाता हो। उसका हमारे पास कोई आंसर फिलहाल क्रेडिबल आंसर नहीं है। प्रोटोटाइप्स हैं लेकिन मार्केट में ऐसा कोई सोल्यूशन इंडिया में नहीं है। ग्लोबली मुझे पता है सोल्यूशंस हैं, कुछ कंपनीज ने अपने कैफेज में भी डिप्लॉय करे हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सोल्यूशन आज की तारीख में नहीं है। तो उस टाइप की भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और इनोवेशन की जरूरत होगी। तो ये आसान जंग तो नहीं है और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि एज अ कमेटी एक्सपर्ट या कमेटी मेंबर मुझे ये कहना चाहिए कि हाँ हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हमने शायद 0.1% अचीव किया है, बट ये 0.1% भी आसान नहीं था। इसके लिए भी हमें 6 साल लगे और 99% भी हम लोग अचीव करेंगे। एंड अगर हम लोग सब मिल के हाथ मिला के अगर काम करेंगे तो शायद हम और फास्टर स्पीड पे और बेटर अचीव कर पाएंगे। आई एम श्योर। या राहुल जी, क्या गवर्नमेंट खेल गई इस बार भी हमेशा जैसे खेलती है? क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई केस आता है जी, तो गवर्नमेंट उसको अगर अब रिसेंटली हमारे पास रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस था, वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती रहती हैं, गवर्नमेंट फिर 2 चीजें छोड़ देती है ताकि फिर लड़ते रहें, फिर 2 चीजें छोड़ देती है, फिर 2 चीजें छोड़ देती है। तो उसी तरह से गाइडलाइंस में क्या लगता है कितनी गवर्नमेंट सीरियस है? और एंड आई लाइक द पॉइंट जो एक्सेसिबल प्रोक्योरमेंट का उठाया आपने और मैन्युफैक्चरिंग का उठाया है अमर ने, कि अगर वहीं से चीजें जो आती है अगर प्रोक्योर ही कर लिया जाए तो ज्यादातर समस्या वैसे सॉल्व हो जाएंगी। तो दानिश, गवर्नमेंट के sorry. ऊपर आप क्या कहोगे? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स और इम्प्लीमेंटेशन का क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? दानिश, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मैं आपको एक तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं, मैं बहुत होपफुल हूँ इन गाइडलाइंस को लेकर। उसका कारण ये है क्योंकि बैंकिंग में अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ईज रिफॉर्म्स जो कि बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा है इस गवर्नमेंट का, तो बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। अगर आप देखिए यूपीआई का जो पेनिट्रेशन है, उसने पेमेंट करने का तरीका ही, मतलब ट्रांजेक्शन्स का तरीका ही चेंज कर दिया है ना, और वो आगे और इवॉल्व करेगा। मतलब इट इज नाउ इवॉल्विंग एंड वाइल इट इवॉल्व्स,
तो डेफिनेटली ये गाइडलाइंस बहुत इंस्ट्रूमेंटल होंगी टू डेवलप बैंकिंग इन मोर एक्सेसिबल मैनर। मैं आपको ना कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आप कोरिलेट कर पाएंगे कि किस तरह के प्रोविजंस और किस तरह की जरूरत है हमें चेंजेस लाने की। अगर कोई SC ST या OBC पर्सन बैंक में लोन लेने जाता है और ब्रांच मैनेजर मतलब कंसर्न ब्रांच जो उसकी पावर है लोन सैंक्शन की, वो लोन को सैंक्शन नहीं करना चाहती या नहीं कर पा रही ड्यू टू फाइनेंशियल्स और द एक्सटेंड गाइडलाइंस, वो जो लोन है वो बैंक का ब्रांच मैनेजर रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो उसकी हायर अथॉरिटी को उस लोन को रिजेक्ट करना है। तो ये अगर रिजर्व मतलब SC ST और OBC बोरोवर्स के लिए अगर ऐसे प्रोविजंस गवर्नमेंट ला सकती है, तो मुझे लगता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी ऐसे कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स, यानी कि अगर मुझे खाता खोलना है किसी सरकारी बैंक में तो मैं एक पोर्टल पे जाऊं और अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दूं, उसके बाद उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो, जैसे कि इन लोन केसेस में होती है। एजुकेशन लोन के मैं आपको ये मैं एग्जांपल दे रहा था, एजुकेशन लोन के केस में मिनिस्ट्री डायरेक्टली मॉनिटरिंग करती है और बैंक्स को टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ऐसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी मुझे लोन चाहिए या मुझे खाता खोलना है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है, मैं कहीं पे जाके डाल दूं और उसका एंड मॉनिटरिंग मतलब बैंक को उसके जब तक वो अकाउंट खुलना जाए वो क्लोज ना कर पाए उस पोर्टल में, ऐसा कुछ अगर फ्यूचर में आए तो काफी हद तक ये जो प्रॉब्लम है डिनायल ऑफ बैंकिंग सर्विस वो सॉल्व हो सकता है। दूसरा जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं काफी आइडिएशन भी हो रहा है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जब तक जो पर्सन जो रोल आइडेंटिफाई होगा ब्रांच में, जो कि बात की गई है इन गाइडलाइंस में कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जिसके कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करनी होंगी, उसके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर ये डल गया कि कितने ग्रीवेंसेस आए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के और कितने उसने नए अकाउंट्स ओपन करे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, या उसने कोई चैलेंजेस फेस तो नहीं करे वाइल मतलब कस्टमर को चैलेंजेस तो नहीं फेस करने पड़े while availing banking services during his presence, so it will be a game changer. And I am sure these are all the implementational strategies which bank will be looking upon in time to come, and these pressure groups and NGOs will play a very important role in this direction. I'll say कि guidelines are very forward looking. If you understand from the banking sector point of view, I really understand that it has not covered the entire ambit of the financial system like the mobile apps from the fintech companies. That is one part of it. But if I look at the banking sector as whole, these guidelines are very promising. Only thing is we have to be watchful during the implementation of these guidelines. And I wish that if one bank learns from these guidelines and implement this in a proper fashion, this is going to be a game changer for the disability sector, and a future is very promising after these guidelines. These are my closing. Thank you so much. George sir, your closing comment, and if you want to add something. I think जब ये डिजिटल इंडिया का ऐलान हुआ तब से मेरे जो उम्मीद है वो बुलंद है, ऊपर है. I believe digital India has provided access to people with disability, especially blind and visually impaired people. ये हमारी इकोनॉमी में मेरे ख्याल से थोड़ा there would be a little bit of struggle, but in the long run I think this is digital platforms are the biggest gift that the government has given people with disability. So they didn't realize it, but I think it has totally transformed the way blind people will be able to bank, deal with financial services. There are problems just now, there are challenges just now. ये हम सरकार को सामने रखना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से या पिटिशंस के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम या लॉबिंग के माध्यम से. But I think we are on a good wicket, and I think all these platforms potentially can be accessible, and I think that is gives me great hope. Not only in banking services, I think it also can play a major role in education, in employment, in various aspects of our life. I think this digital India, I think
इज अ बून, अ ब्लेसिंग फॉर हम जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए। राइट सर, विकेट्स पे तो हम अच्छी पे ही होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो पिच क्यूरेटर है ना, वो खेल खराब कर देते हैं। तो जैन साहब, क्लोजिंग कमेंट आपके, और आप अगर कुछ और ऐड करना चाहें। बिल्कुल दानिश, मैं आपके श्रोताओं को कुछ काम देके जाना चाहूंगा। जी हम लोग तो बहुत काम कर ही रहे हैं और बिल्कुल हमें आप सबके साथ की जरूरत है इसमें। एक काम हर बैंक के कस्टमर को जो करना चाहिए इस वक्त, जस्ट टू मेक श्योर कि गाइडलाइन सेट एक फास्टर पेस पे इम्प्लीमेंट हो और उसमें कुछ एक्सटर्नल हेल्प हमें लोगों की मिले। आप अपने अपने एमडी को, बैंक के चेयरमैन को, और आप हम सब गूगल करना जानते हैं, आप अपने बैंक की कस्टमर सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन को ईमेल लिख सकते हैं तो ईमेल लिखिए, चिट्ठी लिख सकते हैं तो चिट्ठी लिखिए, फैक्स कर सकते हैं तो फैक्स करिए। इन गाइडलाइंस की कॉपी फैक्स करिए, चिट्ठी लिखिए, ईमेल लिखिए, अटैच करिए गाइडलाइंस, और ये कहिए कि इन गाइडलाइंस में देयर आर स्पेसिफिक एक्शंस दैट हर बैंक को लेने की जरूरत है। चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन अ कस्टमर सर्विसेज कमेटी हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एडवाइजरी कमेटी हो, चाहे वो कंप्लायंस विद डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हो। आप ये कुछ की पॉइंट्स भी अगर आप डालेंगे ना, क्योंकि जब एक कस्टमर डिमांड करता है इन चीजों की तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पेस बढ़ जाता है। इंटरनली तो ऑब्वियसली सब हर कोई अवेयर है कि ये गाइडलाइंस हैं और हमें इम्प्लीमेंट करनी है आज नहीं तो कल, लेकिन होता यह है कि गाइडलाइंस बन के रह जाती है और वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कई बार हम एज यूजर्स राइट प्लेटफॉर्म्स पे, राइट जगहों पे और या राइट तरीकों से अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। अगर आपको आपका कोई प्लेटफॉर्म पता है वो एक्सेसिबल नहीं है आपकी बैंक का, और आपकी बैंक को आपने लिख दिया उसके बाद भी अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो आप सीसीपीडी को अप्रोच करिए, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करके सीसीपीडी को अप्रोच करिए। आप उनको लिखिए कि हमारी बैंक का ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल नहीं है। आप हम जैसे लोग हैं, मैं हूँ और भी बहुत से लोग हैं कम्युनिटी में, आप हमें अप्रोच करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी कि जो हम एक्सेसिबिलिटी की बात आज कर रहे हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि टाइम टू टाइम आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि कब क्या क्या नई नई चीजें बैंक लॉन्च कर रहे हैं। न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए, बैंक के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे ताकि आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या इनोवेशन सेक्टर में हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हमें सोचने की जरूरत है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा और मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। हम जब ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डीएफएस को गाइडलाइंस निकालनी है, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है अभी जो हमें आती है, कार्ड नंबर वगैरह, वो सब फिजिकली आता है जो हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो प्रिंटेड होता है। तो राहुल भैया ने एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया सजेस्ट किया था कि आप कार्ड पे जैसे क्यूआर कोड आप छापते हो कार्ड पे, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप इस लिंक पे जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा कार्ड आपका। काफी बैंक्स ये चीज करती हैं। इस तरीके से आप वो कार्ड इन्फॉर्मेशन भी क्यूआर कोड के थ्रू कस्टमर को उसी सेम सिक्योर तरीके से अपने स्मार्टफोन पे बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी चीज के कन्वे करा सकते हैं। ये एक काफी इनोवेटिव, छोटा सा इनोवेटिव थॉट था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी तरीके से हम सबको सोचने की जरूरत है। और एक चीज और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे करेंसी रिकॉग्नाइज करने के लिए मानी आया, इस पे भी अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज देने की जरूरत है कि क्या ये सोल्यूशन एडिक्वेट है या नहीं है। क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि हम तो आवाज उठाते हैं, लेकिन अक्सर हमें ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि और लोग कहाँ हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो आप ही हाईलाइट कर रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं? तो जब तक आप लोग हमारे साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग इस चीज को आगे बेहतर रूप में नहीं ले जा पाएंगे। थैंक यू। आई कंप्लीटली अग्री। तो एक्टिविस्ट का तो ये है कि हम बुलाते हैं और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन अक्सर जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई आप भी उनका साथ। वी कैन नॉट ऑल द टाइम बी बेनिफिशियरीज, समटाइम्स वी also need to contribute, and I like the idea that Amar has put forward these things before the listeners. Now it's your turn to do something. राहुल, समय बहुत कम है। हाँ दानिश, बहुत शॉर्ट में मैं एक बात, अमर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है हम लोगों के साथ कि हमारे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो मैं तो जो लिसनर्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉइज हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद चेंज लीडर्स बने। अब उनके हाथ में एक बहुत बढ़िया टूल इन गाइडलाइंस के फॉर्म में आ गया है।
वो अपने वर्क प्लेस में इस बारे में बात करें, अपने टॉप मैनेजमेंट को इंटरनली लिखें। कुछ लिखने में मदद चाहिए हो तो यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं हम तीनों की मदद ले सकते हैं। इंटरनल चेंज लीडर्स बने ये लोग। और क्योंकि देखिए दिक्कत ये नहीं है कि बैंक्स करना नहीं चाहते, अब गाइडलाइंस आने के बाद बैंक करना चाहे ना करना चाहे उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें उनके लिए भी ये दिक्कत है, उनके लिए भी ये समस्या है। तो उसके लिए उनके पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स वर्कफोर्स जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के फॉर्म में अवेलेबल है। मैं तो कहूंगा कि उनके लिए एक बहुत बढ़िया एक अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करें और कुछ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स आए आगे बैंकिंग सेक्टर में और अपने लिए एक नया जॉब रोल भी। राइट, थैंक यू सो मच। आखिर में जी सर। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि वी आर वेरी ऑफन हैप्पी विद जुगाड्स and workarounds. We should not be happy with jugards and workaround. We should insist on full, complete accessibility. Exactly. Right. So I think we need to fight for that. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Amar. Thank you, Rahul, for being a part of this show. And I think we have simplified a lot of things for our listeners. और listeners आपको टास्क दे ही दिया गया है, तो कंट्रीब्यूट करें। जैसे राहुल ने कहा, अमर ने कहा, जोसर ने कहा, खुद लड़ाई का हिस्सा बने, क्योंकि ये बड़ी लंबी लड़ाई है और हर फ्रंट पर हर एक्टिविस्ट नहीं लड़ सकता है। आप लोगों का जो कोऑपरेशन है, साथ है, वो हर जगह चाहिए होगा। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और टॉपिक पर और मेहमानों के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।